आइए बच्चों, इस वीडियो में हम पार्ट 5 मौलिक अधिकार भाग 2, जैसा कि पिछले वीडियो में पार्ट 4 मौलिक अधिकार भाग 1 3 अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी हमने। इस पार्ट में और अधिकारों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए यहाँ पर पार्ट 5 मौलिक अधिकार भाग 2। पिछले पार्ट में भारतीय संविधान द्वारा दिए गए कुछ मौलिक अधिकारों का अध्ययन किया हमने। स्वतंत्रता, समता के साथ साथ शोषण के विरुद्ध के अधिकार का अध्ययन किया। पहला पैराग्राफ बच्चों देखिए। इस पार्ट में हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार की जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही मौलिक अधिकारों को प्राप्त न्यायालयीन संरक्षण की भी हमें जानकारी लेनी है। सबसे पहला पॉइंट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हम जानते हैं कि भारत में पूरे विश्व में अग्रणी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। हम सभी लोग जानते हैं हमारा देश कैसा है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। हिंदू धर्म हमारे देश में किसी विशेष धर्म को प्रधानता नहीं दी गई है। सभी धर्म समान है। मुस्लिम धर्म के पिछली कक्षाओं में भी हमने इसका अध्ययन किया। पिछले क्रिसमस सभी जो त्योहार आ रहा है 5वीं में या चौथी में, इसी सभी अपने धर्मों के अनुसार पिछले वीडियो में भी आपने पार्ट 4 में इसके बारे में जानकारी ली। यहाँ पर समझ लेने की उत्सुकता तुम्हें होगी। इसके लिए कोई भी इसका उल्लेख स्वतंत्रता का अधिकार में प्राप्त होता है। अगला देखिए, अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक को किसी भी हमारे देश में 30 त्योहार और धार्मिक और जीवन प्रणाली को लेकर बहुत विविधता पाई जाती है। आप लोग बच्चों कोई भी देखा, यह हमने स्वतंत्रता के अनुसार तुमने विवाह समारोह में भी देखा होगा कि तुम्हें विभिन्न विवाहों में पाया जाने वाला अंतर भी, उसका भी अनुभव हुआ होगा कि ये सभी अलग अलग बातें हैं अथवा भिन्नताएं। अलग अलग लोक समूह भी सांस्कृतिक का हिस्सा होती है। हमारे संविधान ने विभिन्न लोक समूहों उनकी सांस्कृतिक विशेषता का संवर्धन और संरक्षण करने का अधिकार प्रदान किया है। इसके अनुसार अपनी भाषा, लिपि, साहित्य का हम संवर्धन तो कर ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनके संवर्धन हेतु प्रयास भी किए जा सकते हैं। भाषा का विकास करने के लिए संस्थाओं का गठन भी किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आप बॉक्स में देख सकते हैं, ढूंढो तो चर्चा करें। संविधान ने कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि संविधान ने लगभग 22 भाषाओं को मान्यता दी है। इसके बाद 1992 में 3 भाषाएं और जोड़ी गईं, कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा, नेपाली भाषा। उसके बाद 2003 में कुछ भाषाएं और जोड़ी गई, जिसमें बोडो भाषा, डोगरी भाषा, मैथिली भाषा, संस्थाली भाषा को शामिल किया गया। इस प्रकार हमारे संविधान में लगभग 22 और 3 यहाँ पर 4 इन भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। और इसके बाद देखो आप लोग बच्चों, अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट इसमें दिया गया, हिंदी भाषा के संवर्धन हेतु सरकार ने किन संस्थाओं का गठन किया है, या मराठी भाषा के संवर्धन हेतु महाराष्ट्र सरकार ने किन संस्थाओं का गठन किया है। संवर्धन मतलब उस भाषा की रक्षा के लिए सरकार क्या करती है। जैसे आप लोग देखते हो अपने ही विद्यालय में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है ना, हिंदी दिवस। उसी प्रकार महाराष्ट्र में देखो राजभाषा के रूप में मराठी को स्वीकारा गया है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मराठी बोले और समझे। तो इन भाषाओं के संवर्धन हेतु सरकार प्रयासरत रहती है। मराठी भाषा बोलने वाले लगभग 10 करोड़ लोग हैं। 2300 सालों से पूर्व या 2300 सालों से यह भाषा अस्तित्व में आई है। इस प्रकार अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अधिकारों का हनन होने पर न्यायालय में याचना करने, आप लोग देखिए यहाँ पर देख रहे हो, याचना करने का अधिकार एक प्रकार से मौलिक अधिकार के रूप में इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। इसका अर्थ है कि यदि आपके अधिकारों का हनन होता है, अगर आपके अधिकारों को कोई दबाता है, तो इसके विरुद्ध आप न्यायालय में न्याय मांगने के विषय में संविधान द्वारा ये प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार अधिकारों की रक्षा करना न्यायालय पर भी बंधन कारक हो जाता है। उसे हमें अधिकार दिलाना ही होगा। हमारे अधिकारों का हनन होने पर अधिकारों के हनन के लिए हम न्यायालय में शिकायत कर सकते हैं। उसकी जांच पड़ताल करना न्यायालय का कर्तव्य बन जाता है। यदि सचमुच अधिकार का हनन हुआ है अथवा संबंधित व्यक्ति पर अन्याय हुआ है, तो ऐसा न्यायालय को अनुभव होने पर न्यायालय उचित न्याय कर सकता है। इस प्रकार बच्चों उस पर देखिए, अधिकार हनन निवारण हेतु न्यायालय के आदेश
क्या आदेश हो सकते हैं? यहाँ पर 2 पॉइंट देखिए आप लोग, बंदी प्रत्यक्षीकरण और दूसरा परमादेश। अवैध अथवा गैरकानूनी ढंग से बंदी बनाने और स्थानबद्ध करने से किसी भी व्यक्ति की रक्षा करना। दूसरा, लोगों के हित में कोई कार्य करने के लिए सरकार को दिया जाने वाला न्यायालयीन आदेश। इस प्रकार ये अधिकारों के हनन निवारण हेतु न्यायालय 2 आदेश देता है। हम किसी को जबरदस्ती बंदी बना के कार्य नहीं कर सकते हैं बच्चों, समझ गए आप लोग। अगला पॉइंट आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में आपको दिख रहा है, सरकारी अधिकारी का यह व्यवहार उचित है या अनुचित। यहाँ पर बच्चों जैसा कि दिया है कि ये ब्रैकेट में देखिए आप लोग, निराधारों के लिए बनाई गई एक योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए, निराधारों मतलब बेसहारा या फिर गरीब लोगों के लिए, महिला ने सभी आवश्यक कागज अधिकारी को दिया और उस समय अधिकारी ने यह कहकर उसे लौटा दिया कि तुम बेसहारा नहीं लगती हो, उस महिला को लाभ प्रदान करने से नकार दिया। अधिकारी का यह व्यवहार उचित है या अनुचित? आप बताइए, अनुचित है ना। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि उपरोक्त घटना में महिला के अधिकार का हनन हुआ है? तो अधिकार का हनन हुआ है। जब उस लायक वो है, उसने अपने सारे कागज दस्तावेज आपको दिए हैं, तो उसके आधार पे आपको वह लाभ देना चाहिए। यदि उस महिला को न्याय मांगना है तो कहाँ जाएगी? आप लोग को जैसा कि बहुत अच्छी तरह मालूम है, न्यायालय में जाएगी। जैसे विद्यालय में बच्चों इस समय देख रहे हो चावल वितरण हो रहा है, सभी विद्यार्थी को समान वजन में समानता से चावल दिया जा रहा है। हम ऐसा तो नहीं कहते ना आप इस लायक नहीं दिखते हो, आप गरीब नहीं हो, आपको चावल नहीं मिलेगा। तो ये होता है बच्चों समानता का अधिकार, सभी को समान अवसर देना। अब यहाँ पे तीसरा है निषेधात्मक आदेश और चौथा स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार, उत्प्रेक्षण। इसके बारे में भी हम जानेंगे। जैसा कि बच्चों तीसरा है, निचले और कनिष्ठ न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन न करने देने का आदेश मिलता है। जो कोर्ट है, जो न्यायालय है, उसे अपने अधिकार का उल्लंघन न करते हुए नागरिक को एक सही न्याय देना उसके लिए बहुत आवश्यक है। दूसरा, स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार, कोई भी नागरिक अपने अधिकार के अंतर्गत अपने स्पष्टीकरण को मांग सकता है। उसे न्यायालय से, सरकारी अधिकार से ये इस स्पष्टीकरण मांगने का न्यायालयीन आदेश दिया गया है। उत्प्रेक्षण बच्चों, उत्प्रेक्षण में आ जाता है निचले अथवा कनिष्ठ न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को निरस्त कर ऊपर के न्यायालय में मुकदमा दायर करने हेतु आदेश। अगर हमें कोर्ट में सही अपने लिए संतोषजनक न्याय नहीं मिलता है तो हम उसके लिए हाई कोर्ट में जाते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, या अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए हम कहीं पर भी न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकते हैं। इसका हमें पूर्ण रूप से अधिकार है। इस तरह मौलिक अधिकारों को न्यायालयीन संरक्षण प्राप्त कर रहने से नागरिक अपने अधिकारों का उपयोग उचित पद्धति से अधिकारों का उपयोग कर सकता है। वे अधिक सजग, उत्तरदायी और सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। मौलिक अधिकारों का विचार करते समय हमें अपने कर्तव्यों का भी पूर्ण ध्यान देना चाहिए। इसका अध्ययन हम अगले पाठ में करेंगे। अधिकार की तरह ही कर्तव्य भी महत्वपूर्ण है। हम अधिकारों का उपभोग करते हैं तो कर्तव्यों का भी निर्वाह करना चाहिए। एक अच्छे नागरिक के रूप में देश का, समाज का भला और सहयोग करना चाहिए, जिससे हमारा देश प्रगतिशील हो। और कर्तव्य हमारे क्या क्या हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं पिछले वीडियो में दे चुकी हूँ। अब अगले वीडियो में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे।